हे गाइस, वेलकम टू करियर विद अस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस का एक मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट है ज़्यादा, ये एक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो कि साइंस की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं मॉक टेस्ट के साथ साथ यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें साइंस के मैक्सिमम मैंने टॉपिक कवर कर रखे हैं और जो इसमें छूट जाएंगे उसका मैं सेकंड पार्ट ले आऊँगा। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे, मैं एम करता हूँ इस वीडियो पर आप 200 तक लाइक करवा दोगे। अगर करवा दोगे तो इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले मैंने एक और जो वीडियो डाल रखी है बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो आपके सारे जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम सभी में वो काम आती है। ठीक है, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। जेके कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। और उसके जो बाकी लिंक हैं वो भी, जितनी भी प्लेलिस्टें हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी की सारी वीडियोज़ काम आने वाली हैं। सारी की सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्टें मैंने अलग से बना रखी हैं। हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, जितने मतलब आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपका यहाँ पर बता रखा है। तो वो सारी की सारी वीडियोज़ एक बार देख लेना। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे को डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर ही फॉलो कर लीजिए। करियर विद अस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का थोड़ा क्राइटेरिया लग गया पीडीएफ का। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है स्पेसिफिक साइंस की, जो अभी मैं आप वीडियो देख रहे हो, तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मेरे को फॉलो करके वहाँ पर आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और अगर आप ट्विटर पर रहें तो वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी भी अकाउंट स्टार्ट करा है तो वहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट दिखाई है। तो चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपेंट, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको सभी जो मतलब कि डोनेट कर सकते हैं। ए बी है, ए है, बी ग्रुप है या ओ ग्रुप है। तो ये सभी को पता होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसको कोई भी डोनेट कर सकता है, यानी कि ये यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी हम दे सकते हैं। और इसके बारे में आगे अगर हम नीचे देखें तो देखिए मैंने ये पूरा आपके सामने एक टेबल बना रखा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा मतलब दूसरा ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो कौन सा एक्सेप्ट कर सकता है, ए या ओ कर सकता है एक्सेप्ट। बी ब्लड ग्रुप बी या ओ एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोल जाइए एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस को, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है जो, अगर आपने याद करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जेकेपी के एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या कुछ और हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा कि एंटीजेंस किसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर बताने लगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, सीधा ये देखिए ए बी के कौन दे सकता है। देखिए ए बी को ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है ब्लड ग्रुप, बी वाले भी दे सकते हैं और ओ वाले भी दे सकते हैं। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप को देखिए, ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ ओ वाला ही कोई मतलब इंसान व्यक्ति जो है वो दे सकता है, बाकी इनको कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। देखिए ओ सभी को जा रहा है, लेकिन ओ में सिर्फ कोई नहीं आ रहा, ओ में सिर्फ ओ ही दे सकता है। लेकिन ए बी में देखिए, ए बी में सभी दे सकते हैं, तो इसलिए ए बी को यूनिवर्सल रेसिपेंट बोलते हैं और ओ को डोनर बोलते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये पता होगा सभी को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड कौन सा एंजाइम एक्सक्रीट करता है, ये करता है थायरोक्साइन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी शायद बताया, नहीं बताया तो देख लीजिए। थायरोक्साइन ग्लैंड एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अगर थायरोक्साइन की कमी हो जाए, थायरोक्साइन की कमी कैसे होती है, जब हम आयोडीन कम लेते हैं ना अपनी डाइट में, आयोडीन सभी को पता है नमक में होता है, यानी कि जब हम आयोडीन कम लेते हैं, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है कि थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड है वो स्क्रीट करना बंद कर देता है। और इसकी कमी की वजह से, थायरोक्सिन की कमी की वजह से हमें क्या होता है, डायबिटीज़ होती है। ठीक है, यानी कि जो शुगर हम बोलते हैं डायबिटीज़, वो हमें देखने को मिलती है थायरोक्सिन की कमी से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फ़र्क होता है। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डायरेक्ट जो सेक्रीट करते हैं अपना एंजाइम से, ये अपने सेक्रीट करते हैं सीधा ब्लड
ब्लड में, ठीक है, ह्यूमन ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीट करते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लीवर हो गया, लीवर हमारा सिक्रीट करता है स्टोमक में जितने भी गैस्ट्रिक यूसेस होते हैं। और फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, माउथ में सलाइवा एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाके सिक्रीट करते हैं अपने एंजाइम, वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, तो ठीक है, पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो बहुत एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये क्या करता है हमारा, ये ब्रेन में होता है, ये इंटरनल बॉडी बैलेंस जो होता है हमारा उसको मेंटेन करता है। और इस जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसके बारे में देख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम होता है इंटरनल बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम देखिए, ये सारा मैंने यहाँ पर बता रखा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस क्यों, क्योंकि इनमें कोई डक्ट नहीं होता है। डक्ट क्या होता है कि एक पाइप आप बोल सकते हो कि जो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ओपन हो। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जो पर्टिकुलर जगह पे जाके ओपन होते हैं उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। देखिए विद डक्ट ग्लैंड, लीवर, सलेवरी ग्लैंड एक्सेट्रा, एग्जाम्पल मैंने आपको जो पहले बताया। तो ये सारा मैंने यहाँ पर ये सारा बता रखा है डेफिशिएंसी की वजह से। सॉरी, एक चीज़ मैंने शायद आपको गलत बता दी। देखिए यहाँ पर मैंने डायबिटीज़ बोल दी है शायद। डायबिटीज़ हमारा इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर रोग। छोटी सी गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। तो ग्वाइटर याद रखना आप, इसकी थायरॉक्साइन की कमी की वजह से ग्वाइटर रोग होता है, जो हमारे नेक फूल जाता है ना। आपने देखा होगा कि कईयों के जो नेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वो ग्वाइटर की वजह से होती है, ठीक है, ग्वाइटर होता है। ये याद रखना, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो बाकी सारी ये जितनी भी ये PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। जैसे इस वीडियो पे 200 लाइक्स होते हैं तो आपको ये PDF भी टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा भी एफर्ट लगता है, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो लाइक्स कर दो 200 लाइक्स। जैसे ही 200 लाइक्स होंगे वैसे ही मैं PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो ठीक है, ये ग्वाइटर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये सारा पैनक्रियाज और पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट होता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेट ऑफ कलर्स। जो प्राइमरी सेट ऑफ कलर्स होते हैं, यानी कि इनके जो प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे नेचर में, उसके बाद ही जो आगे कलर्स बनते हैं, तो वो कौन से होते हैं प्राइमरी कलर्स। रेड ब्लू येलो होता है, रेड येलो ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, या रेड येलो वाइट। तो ये सभी को पता है, रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। RGB सभी ने सुना है, RGB। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स इन नेचर, ठीक है। RGB जब ये दोनों तीनों कलर ऐड होते हैं तो ये कौन सा कलर बनाते हैं, ये वाइट कलर बनाते हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट कलर इन तीनों को मिलके बनता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, देखिए यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है कि सेकेंडरी कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन से होते हैं। तो एक बार ये आप देख लेना वीडियो को पॉज करके, और PDF इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा मैंने देखिए बता रखा है। ये हमारे हो गए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ब्लू, ग्रीन और रेड हमारे प्राइमरी होगी। उसके बाद S से जो लिखे हैं ये सारे के सारे सेकेंडरी हैं, S वाले। और जो सेकेंडरी और प्राइमरी को मिलकर बनाते हैं वो होते हैं टर्शरी। जैसे प्राइमरी रेड है और सेकेंडरी हमारा येलो है, और येलो और रेड को मिलकर क्या बन रहा है, ऑरेंज बन रहा है। तो ये हमारा हो गया टर्शरी कलर। तो ये एक बार चार्ट देख लेना, ये कई बार पूछा जाता है तो एग्जाम में ये देख लेना, PDF में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC से लेके जो भी आप एग्जाम देख लो, आप नेवी का देख लो, एयरफोर्स का देख लो, हर जगह पे ये क्वेश्चन आपको एक न एक बार देखने को मिल जाएगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है, डिस्टेंस की होती है, या बोथ A एंड C। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर। डिस्टेंस की यूनिट कैसे होती है, ये हम कैसे काउंट करते हैं कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। और ये वैक्यूम में हम कैलकुलेट करते हैं, वैक्यूम में, ठीक है। लाइट जो ट्रैवल करेगी वो वैक्यूम में करेगी। एक्चुअली ये किसके डिस्टेंस मेजर करने में काम आती है, जो हमारे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैनेट टू प्लैनेट डिस्टेंस, यानी कि जो प्लैनेटरी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर ये सारा लाइट ईयर में हम काउंट करते हैं, ठीक है। आगे मैंने बता रखा है, देखिए यहाँ पर लाइट ईयर की जो मेजरमेंट होती है वो किसके बराबर होती है, 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है हमारा 1 लाइट ईयर। और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी का, कैंडेला, लेंथ का मीटर, ये सारे के सारे ऐसा यूनिट्स है, ठीक है, याद रखना, ये ऐसा यूनिट्स है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पेयर, और टाइम का सेकंड जो है वो हमारे
आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसा यूनिट्स। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो 1 HP इज इक्वल टू, HP मतलब कि 1 हॉर्स पावर, ठीक है, याद रखना 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, बताइए फटाफट। ये सभी ने सुना होगा लेकिन ये वाट किसको नहीं पता होगा। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट्स के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में आगे अगर हम देखें और तो 1 वाट जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, ठीक है। जूल पर सेकंड भी इसकी एक यूनिट होती है। वाट तो सभी को पता पावर की होती है, लेकिन इसकी ये वाली जो कैलकुलेशन वाली यूनिट होती है जो होती है जूल पर सेकंड, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर की फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो इसकी ये वाली यूनिट भी बन जाती है। वर्क जूल हो गया, टाइम सेकंड हो गया। 1 वाट और किसके बराबर होता है, वाट के साथ और लग गया, यानी कि अब क्या क्या बन गई, ये एनर्जी की यूनिट बन गई। तो ये किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर 1 वाट और होता है। तो ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। एक्स रेज किसने डिस्कवर करी थी, रिटर ने करी थी, न्यूटन ने करी थी, रॉन्गटन ने करी थी या हेर्शल ने करी थी। तो ये सभी को पता है एक्स रेज के बारे में, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये करी थी डब्ल्यू रॉन्गटन ने ये एक्स रेज को डिस्कवर करा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम बात करें, रिटर ने करी थी यूवी रेस, ठीक है, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूवी रेस करी थी रिटर ने। न्यूटन ने करी थी विजुअल रेडिएशन, ठीक है, विजुअल रेडिएशन जो हम देखते हैं वो न्यूटन ने डिस्कवर करी थी। रॉन्गटन का मैंने बता दिया। हर्शल ने करी थी इंफ्रारेड रेस, कौन सी, इंफ्रारेड रेस, ये करी थी हर्शल ने डिस्कवर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। और बाकी मैंने जितनी भी हैं वो नीचे बता रखी हैं, तो ये PDF में आपको मिल जाएंगी। जैसे हेनरी बैक्यूरेल ने करी थी गामा रेज, रिटर का बता दिया, हर्शल का बता दिया। हेनरिक हर्ट्ज ने करी थी शॉर्ट रेडियो वेव्स या हर्ट्जियन वेव्स इनको बोला जाता है, ठीक है। मार्कोनी ने करी थी लॉन्ग रेडियो वेव्स, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में। और एक दो चीज़ डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बता रखा है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था, जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने डिस्कवर करी थी। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन करा था रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने, दोनों ने मिलकर क्या करा था, प्रोटॉन डिस्कवर करा था। कई बार रदरफोर्ड भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, कई बार गोल्डस्टीन भी दे दिया जाता है। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन डिस्कवर करा था चार्डविक ने, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लिख लो कहीं पर कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है। तो ठीक है, ये सारा का सारा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड टर्न्स इनटू गैसेस इज नोन एज। जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। तो बताइए फटाफट। जब सॉलिड टर्न हो रहा है गैस में, ठीक है, याद रखना, सॉलिड टर्न इनटू गैसेस, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रख लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, जब गैसेस कन्वर्ट होती हैं या वाटर वेपर्स कन्वर्ट होते हैं, गैसेस को वाटर वेपर ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। जब वाटर वेपर या गैसेस किस में बन जाती है, लिक्विड में बन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम बात करें डिपोजिशन की, तो डिपोजिशन किसको बोलते हैं, डिपोजिशन जब हमारी गैसेस या वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट सॉलिड में, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिपोजिशन को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम हॉर, HOAR, हॉर फ्रॉस्ट, ठीक है, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FROST, फ्रॉस्ट, हॉर फ्रॉस्ट, ठीक है। कंडेंसेशन बता दीजिए, सब्लिमेशन होता है फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग क्या होती है, सॉलिड की लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये याद कर लेना, कहीं पर यहाँ तो लिख लेना। तो ये सारा देखिए मैंने यहाँ पर बता भी रखा है। देखिए यहाँ पर सॉलिड जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में तो फिर हॉर फ्रॉस्ट या डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड टर्न हो रहा है वेपर में, सब्लिमेशन। और लिक्विड जब चेंज होता है सॉलिड में तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। और सॉलिड जब लिक्विड में होता है फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। वाटर वेपर या गैसेस जब लिक्विड में बनती हैं तो लिक्विड जब वाटर वेपर में बनता है तो वेपराइजेशन बोलते हैं उसको। और जब गैसेस या वाटर वेपर बनते हैं तो उसको हम लिक्विडिफिकेशन या कंडेंसेशन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स। तो बताइए सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है, तो ये होता है हमारा कनकेव मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनकेव मिरर क्या करता है, कोई भी चीज़ को इनलार्ज करता है, इनलार्ज करके बताता है। और फोकस किसी चीज़ पे अगर हमने कोई फोकस करनी हो सारी रेडिएशन तो तब भी हमारा कनकेव मिरर ही यूज़ होता है। तो सोलर कुकर में हमने क्या करना होता है, जो सन की रेडिएशन सारी होती है उसको हमने एक जगह पर एक पॉइंट पर फोकस करना होता है। तो यहाँ वहाँ पर कौन सा मिरर काम आता है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमारा गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी काम आता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, हेडलाइट्स में। और रियर व्यू मिरर होता है जिससे हम पीछे वाली गाड़ियाँ देखते हैं तो उसमें यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लार्ज स्केल ऑफ एरिया को छोटे से मिरर में बताता है तो उनको क्या करके स्मॉल करके बताता है, ठीक है, जो इमेज होती है उसको स्मॉल करके बताता है कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में जब हमने फॉर एग्जांपल 1/2 के प्रिंसिपल पर चलता है। ये 1/2 का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 5 फीट,
5 फीट आपकी हाइट है, तो आपको कितना मिरर चाहिए होगा, कितनी फीट का मिरर चाहिए होगा कि आप अपने आप को पूरा देख सको। तो 5 फीट को आप 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि 2.5 फीट का अगर आपके पास मिरर है तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े हो। वो भी हम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप 2.5 फीट का एक मिरर आप लेते हो तो आप अपने आप को पूरा का पूरा मिरर में देख सकते हो एक डिस्टेंस पे खड़े होकर, ठीक है। तो ये याद रख लेना प्लेन मिरर के बारे में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी इज कॉल्ड एज। जब हमारी शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई की बॉडी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लो या कहीं पर लिख लो, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइपोक्सिया बोला जाता है जब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी को। हाइपरपीनिया की बात करें तो हाइपरपीनिया में क्या होता है कि जब हमारी फास्ट ब्रीदिंग होती है, जब हम रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, फास्ट हम बोलते हैं ना कि किसी को हाइपर मत हो, ठीक है। ऐसे याद रख लो, जब पता है आपको जब कोई गुस्सा करता है तो हम क्या बोलते हैं, यार ज़्यादा हाइपर मत हो, तेरी ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाएगी, तेरी सांस फूल जाएगी या तेरी ब्रीदिंग हो जाएगा, हम ऐसा बोलते हैं। तो हाइपर से क्या होता है कि जब फास्ट ब्रीदिंग होती है या रैपिड ब्रीदिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइपरपीनिया। उसके बाद हम बात करें हाइपोपीनिया की, तो हाइपोपीनिया में क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ ब्रीदिंग। अगर इसमें रैपिड हो रही है तो इसमें क्या होगी, स्लो ब्रीदिंग होगी, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग होगी। हाइपोक्सिया में क्या होती है, ब्रीदिंग की शॉर्टेज हो जाती है। और अपीनिया में क्या होता है, ब्रीदिंग ही नहीं होती, ठीक है, ब्रीदिंग ही कई बार इंसान की बंद हो जाती है। बोलते आप देखते हैं ना कि कई बार कुछ सांस नहीं ले पाता तो उसको हम बोलते हैं अपीनिया, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा मैंने नीचे बता भी रखा है, PDF में देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है हमारी बॉडी का, तो ये होता है हमारा न्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूरॉन का क्या काम होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन का मैंने बता रखा है किडनी में होता है, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करने में काम आता है, और ब्लड प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है। डेंड्राइट और एक्सॉन और एक होता है सोमा, ये किसके पार्ट होते हैं, ये न्यूरॉन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। याद रखना, ये इतना नहीं पूछेगा आपसे कोई पार्ट वगैरह, ऑप्शन मैंने यहाँ पर देने थे तो मैंने ये लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। याद रख लो, कई बार काम आ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पूछा है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पूछा है, तो ठीक है, ये याद कर लो। ये कितनी होती है लेंथ इसकी, ये होती है हमारी 8 to 10 मीटर इसकी लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, ये होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जितना भी हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से लेके जो रेक्टम तक, उसकी जो पूरी लेंथ होती है वो होती है 8 to 10 मीटर, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 2 फीट और 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर होती है या 2 फीट होती है, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड फाइनली एब्जॉर्ब्ड। जब हमारे फूड की हम पूरी एनर्जी जो है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, वो कौन से पार्ट में होती है, स्टोमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या रेक्टम में। तो ये सभी को पता है, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पूरी अपनी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम से हमारी जो वेस्ट होता है वो हमारा बाहर आता है, ठीक है। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में जो फूड है वो 2 to 4 आवर रहता है, ठीक है, 2 से 4 घंटे के लिए रहता है, जिसमें हमें HCl देखने को मिलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गैस्ट्रिक जूसेस जो लीवर से आते हैं, जब फॉर एग्जांपल बाइल जूस, ये सारे के सारे गैस्ट्रिक जूसेस हमें स्टोमक में मिलते हैं आके और फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो चलिए आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बता देना कमेंट में, और अगर आप इसका पार्ट एक और चाहते हो साइंस का ही तो बता दो मेरे को, वो भी कमेंट करके मैं ले आऊँगा। जैसे 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं PDF भी डाल दूँगा टेलीग्राम में, और इसका पार्ट सेकंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।